हम भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के शासक हैं, सेवक नहीं। और जब हम इस देश के शासक हैं तो आवश्यक है कि हम अपने मतदान को अत्यधिक तार्किक रूप से करें और राजनीतिक दलों को फीडबैक दें ताकि वे अच्छे प्रत्याशी को हमारे चुनाव क्षेत्र में खड़ा करें, अच्छे लोगों के बीच प्रतिद्वंदिता हो, अच्छे लोग चुनकर विधानसभा में पहुंचे और पूरे बुद्धि विवेक से जन कल्याण का कार्य हो। दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में अब मात्र 6 दिन बचे हैं। ये आवश्यक हो गया है कि मैं अपने मतदान का मूल्यांकन करूं। इस मूल्यांकन को स्पष्ट करने के लिए और दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। हम भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के शासक हैं, सेवक नहीं। और जब हम इस देश के शासक हैं तो आवश्यक है कि हम अपने मतदान को अत्यधिक तार्किक रूप से करें और राजनीतिक दलों को फीडबैक दें ताकि वे अच्छे प्रत्याशी को हमारे चुनाव क्षेत्र में खड़ा करें, अच्छे लोगों के बीच प्रतिद्वंदिता हो, अच्छे लोग चुनकर विधानसभा में पहुंचे और पूरे बुद्धि विवेक से जन कल्याण का कार्य हो। क्योंकि पालतू लोग अपना व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ ही करते हैं, जन कल्याण उनके लिए प्रमुख नहीं होता है। राजनीतिक दलों की भी मजबूरी होगी यदि हम खुलकर मतदान करें। खुलकर मतदान का तात्पर्य है मतदान से पहले हम अपने द्वारा दिए जाने वाले मत को घोषित करें कि हम किस पार्टी को क्यों मतदान कर रहे हैं। सामान्यतः ये पाया जाता है राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता ही इस बात को कहते हुए या इस विषय में प्रचार प्रसार करते हुए पाए जाते हैं कि वह किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, जबकि भारत के संपूर्ण जनता को या उस कॉन्स्टिट्यूंसी की संपूर्ण जनता को अपना मत खुलकर देना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। इससे एक अच्छा व्यक्ति विधानसभा में चुनकर जाएगा और जो अच्छा व्यक्ति विधानसभा में चुनकर जाएगा वे कभी भी इस बात से भी नाराज नहीं होगा कि कुछ लोगों ने उसे वोट नहीं दिया है। वह अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम गुपचुप तरीके से मतदान करेंगे तो हम जिसको मतदान करते हैं उसको भी पता नहीं लगता कि मेरे पक्ष में मतदान किया गया। या हम अत्यधिक छलपूर्ण ढंग से मतदान करते हैं तो हमें प्रत्याशी से या जीते हुए एमएलए से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह हमारे पक्ष में काम करेगा। यदि हमने किसी को मतदान नहीं किया तो नहीं किया है, हमने किया है तो किया है।
हमारा उस पर विश्वास नहीं था, इसलिए हमने उसको मतदान नहीं किया। यदि वह विश्वास बनाने में कामयाब होगा तो अगली बार हम उसको मत देंगे। तो इस बातों को स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा नेता सदैव चाहता है जीते जी उसको सम्मान मिले और मरने के साथ भी उसको सम्मान मिले, उसके पीछे एक अच्छी भीड़ हो। तो ये आवश्यक है कि हम अपने नेताओं को फीडबैक दें, उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं, तुम विधानसभा में, लोकसभा में वोट के कारण जाते हो, नोट के कारण नहीं। अगर हम उनको इसका प्रत्यक्ष अनुभूति कराएं तो फिर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, वह पूंजीपतियों के पीछे नहीं भागेंगे। उन्हें पता है कि आज जो उनको पूंजी मिल रही है पूंजीपतियों से, वो जनता के कारण मिल रही है, उस पद के कारण मिल रही है। तो इसलिए वे जन कल्याण पर ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि हर नेता मरते दम तक एक अपने पीछे लंबी भीड़ चाहता है। इसी क्रम में मैं दिल्ली विधानसभा की 3 सीटों की चर्चा करूंगा। मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि मैं उन सीटों की चर्चा करूं। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में हूं, वहां पर मेरी मजबूरी है कि मैं किस व्यक्ति को वोट करूं। यदि मैं दूसरी विधानसभा का मतदाता होता तो मैं उस विधानसभा में उस व्यक्ति को वोट करता। यदि मैं तीसरी विधानसभा का मतदाता होता तो मैं वहाँ पर उस व्यक्ति को करता। किस विधानसभा में मैं किसको करता, इसकी व्याख्या मैं करता। मैं बवाना क्षेत्र से हूँ, मेरी मजबूरी है, ये कोई क्रिटिकल सीट नहीं। क्रिटिकल सीट इस लिहाज से भी नहीं है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी या बीजेपी के प्रत्याशी दोनों ही सीधे हमारे संपर्क में हैं और दोनों ही एक दूसरे के बराबर मेरे से निकटता बनाए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रत्याशी मुझसे मिलने नहीं आया, न मुझे उससे मिलने का मौका मिला। ऐसी दशा में मैं बीएसपी के उस प्रत्याशी को नहीं जानता। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी भी ना मुझसे मिलने आया, ना मुझे उससे मिलने का मौका मिला। ऐसी दशा में मैं उसको वोट नहीं कर सकता। अब मुझे बीजेपी और बीएसपी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव करना है कि मैं किसको मतदान करूं। तो निश्चय ही मुझे प्रत्याशी के बाद उस राजनीतिक पार्टी को देखना पड़ेगा जिसकी नीति अच्छी। तो मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों को भारत के संविधान के अनुसार डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अधिक निकट पाता हूँ। इसलिए मैं अपनी विधानसभा में आम आदमी पार्टी की नीतियों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा। यदि मैं करोल बाग क्षेत्र का मतदाता होता तो मैं किसको वोट देता? करोल बाग विधानसभा में के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी से श्री दुष्यंत गौतम जी और आम आदमी पार्टी से विशेष रवि जी प्रत्याशी के रूप में। मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास को ध्यान में रखते हुए विचार करना पड़ेगा कि ये दोनों ही व्यक्ति संत शिरोमणि गुरु रविदास के सपनों को पूरा करने में सफल नहीं रहे। इन एक ही परिवार के लोगों को, एक ही
खानदान के लोगों को, एक ही सगे संबंधी लोगों को राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़वा रहे। ये चाहते तो अलग अलग सीट से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ये एक दूसरे के सामने कुछ राजनीतिक पार्टियों के स्वार्थ के लिए हमारे समाज में आपस में लड़ रहे हैं, हमारे समाज के मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कैसे वोट दें? ऐसी दशा में मुझे तो लगता है कि दोनों का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि न तो ये संत शिरोमणि गुरु रविदास के हुए, न ही अपने परिवार के हुए। ऐसी दशा में ये समाज के कैसे हो सकते हैं? संत शिरोमणि गुरु रविदास का मंदिर पिछले 5 साल से लंबित है, जिसको बनाने का कार्यभार श्री तत्संत गौतम के ऊपर था, परंतु उन्होंने इस कार्य को नहीं किया और राजनीतिक रोटी सेकते रहे। इसी कार्य को एक विशेष रवि जी के सगे संबंधियों ने उसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की और लाभ लेने की कोशिश की। उनका भी मुख्य ध्येय संत शिरोमणि का विशाल परिवार से उसको हक दिलाने का नहीं रहा। इसलिए मैं यदि करोलबाग विधानसभा का मतदाता होता तो मैं इन दोनों को ही वोट नहीं देता। मैं किसी तीसरे का चुनाव करता, मैं बीएसपी में किसी को वोट देता, मैं कांग्रेस में किसी को वोट देता। हालांकि मैं अन्य 2 प्रत्याशियों से वहाँ पर डायरेक्ट परिचित नहीं हूँ। यदि मैं सेंट्रल दिल्ली का मतदाता होता तो किसको वोट देता? निश्चय ही मैं अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देता। कारण अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो पूरी तरह से जनता को चूतिया बनाने वाली। जैसे अभी उन्होंने एक घोषणा की कि सभी सरकारी सफाई कर्मियों को आवास, जबकि सभी सफाई कर्मी ठेके पर हैं, तो आवास किसको देंगे? किसको चूतिया बना रहे हैं? यानी सफाई कर्मी तो अपनी हकीकत जानता है, लेकिन अन्य लोगों को बरगलाने का प्रयास उन्होंने किया कि हाँ, दलित समुदाय के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दलित समुदाय के साथ धोखेबाजी उनकी जारी है। मैं अभी समाज कल्याण विभाग में गया था, वहाँ भी पता लगा दलित से संबंधित जितनी नीतियाँ हैं, जितने अनुदान हैं, वे सभी बंद पड़े। ऐसी दशा में अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया जा सकता। अगली बात करते हैं दुष्यंत गौतम को, राजेंद्र गौतम को, जिनको पार्टी से निकाला गया, मजबूर किया गया कि वे मंत्री पद से इस्तीफा दें। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यता को मानने का हक था, लेकिन राजेंद्र गौतम से उनका मंत्री पद छीन लिया गया। क्यों? क्योंकि वो बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने हनुमान का नारा लगाया, राजेंद्र गौतम ने तो कोई आपत्ति नहीं की, वो उनका धर्म था। अगर इन्होंने 22 प्रतिज्ञा कर ली तो इनको आपत्ति क्यों है? किसी तीसरी पार्टी के, किसी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध करने का के कारण तुम किसी दलित समुदाय के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर दलित समुदाय के अगर अत्याचार करोगे तो ऐसी दशा में तुम वोट पाने का हक नहीं रखते, तुम समाज के सभी व्यक्तियों का संरक्षण करने का हक नहीं रखते। भले ही तुम्हारी
व्यापक नीतियां डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पक्ष में हो, परंतु तुम सभी लोगों को समान सुरक्षा उपलब्ध कराने में असफल रहे हो। मैं तुम्हारे ऊपर लगाए गए अन्य आरोपों पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि विधिक सच्चाई, विधिक फाइलों से मैं परिचित नहीं हूं और एक अधिवक्ता होने के कारण मैं तब तक उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक कि मैंने उन फाइलों को देख न लिया। इसी के साथ मैं अपनी बात के समापन की तरफ बढ़ता हूं। यदि मैं इन 3 विधानसभा में किसी अन्य विधानसभा का सदस्य होता तो किसको वोट देता? निश्चय ही सेंट्रल दिल्ली में मैं अरविंद केजरीवाल को तो नहीं देता, और करोल बाग विधानसभा में मैं बीएसपी या कांग्रेस को वोट देता। लेकिन जिस चुनाव क्षेत्र में मैं हूं, यहां पर अरविंद केजरीवाल सरकार की विगत नीतियों को ध्यान में रखते हुए मैं उसको वोट करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी व्यक्तियों को अपने अपने वीडियो बनाकर फेसबुक पर डालने चाहिए, यूट्यूब पर डालने चाहिए, खुली चर्चा करनी चाहिए। शासक किसी से डरता नहीं है। सबका मंगल हो, कल्याण।